लगने लगेगा कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उस तरीके से तमाम चीजों में उसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी ने भी इस मांग को उठा दिया था और अब लगने लगा था कि बीजेपी के विरोध में तमाम सियासी पार्टियां इसी लाइन को अख्तियार करने वाली हैं। और जाहिर तौर पर जब जातीय जनगणना के नाम पर, क्योंकि आपने सुना होगा अखिलेश यादव ने भी ऐसी बात की थी, राहुल गांधी बात करने लगे थे, बिहार में पहले से ही ये बात हो रही थी। और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में जब कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पहुंचे थे, उसमें उन्होंने एक बड़ी चतुराई से बात कर दी थी कि अगर हमारी बात कांग्रेस मानेगी तो कांग्रेस फायदे में रहेगी और बीजेपी को 100 सीटों के भीतर हम समेट देंगे। हाई कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ धर्म के नाम पर अगड़ी और पिछड़ी जाति की बात करना और दूसरी तरफ हाई कोर्ट का यह जजमेंट सामने आना, इससे क्या आपको दिखाई पड़ता है कि महागठबंधन को नुकसान होगा? जो राजनीतिक फायदा महागठबंधन लेने की बात कर रहा था उससे उससे उसको गहरा झटका लगा है हाईकोर्ट के इस फैसले से। बिल्कुल, देखिए ये मतलब बंगे जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को लेकर के आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने बाजाबता से जब बीजेपी की सरकार ये जो सेकेंड बार में आई थी और उस समय जातीय जनगणना को लेकर के विधानसभा में जोरदार इसके हंगामा हुए थे। और ये चूंकि बीजेपी इस बात को ये लगातार चूंकि ये डिमांड ये फिर कर रही थी कि जातीय जनगणना नहीं होगी, आपको याद होगा। लेकिन ये नीतीश कुमार इस बात को लगातार डिमांड कर रहे थे कि नहीं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना के आधार पर इस बात को चूंकि तय किया जा सकता है कि किस जाति की ये चूंकि संख्या कितनी होगी और चूंकि उसी के आधार पर जो है सो उनको एक जगह दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि अब जब ये हाईकोर्ट ने इस बात को लेकर के रोक लगा दी है तो हो सकता है कि विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके अंदर इस बात को लेकर के खलबली हो जाएगी कि सर कि जो हम लोगों ने 2024 की तैयारी की जो हम ये फिर कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं फिर इनको होगी दिक्कत। क्योंकि ये चाह रहे थे कि जाति जनगणना हम लोग तैयार कर दें और ये जनगणना को तैयार कर करके हम लोग ये कुछ जातियों का जो वोट जो इधर से उधर ये फिर मतलब बढ़ता था तो उसको हम लोग गोलबंद कर लेंगे। तो इसी के आधार पर इन लोगों ने जातीय जनगणना को पूरा तरीके से तैयार किया था और तब बीजेपी ने एक बार इसको कहा था कि ठीक है भैया, जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। अब इसी को लेकर के नीतीश कुमार जो है सो लगातार ये जातीय जनगणना को ये करवाना शुरू भी ये फिर मत कर दिया था बिहार में। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट के रोक लगाने के बाद अब जो है सो ये जो नीतीश सरकार है उसके अंदर इस बात को लेकर के जरूर खलबली फिर मचेगी। आशुतोष जी, क्या आपको लगता है कि ये बड़ा झटका है बिहार सरकार के लिए, खास तौर पर क्योंकि आरजेडी के जो कदम पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे, रामचरितमानस पर विवादित बयान से लेकर के और तमाम अभी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर का बयान और साफ साफ आरजेडी और जेडीयू के बीच इस बात को लेकर के लगभग सहमति थी और कहा यह जाता है कि सरकार बनने का आधार भी यही था, जातीय जनगणना। क्योंकि इस मुद्दे पर दोनों, जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तब भी गुपचुप मुलाकात हुई थी तेजस्वी यादव की, और इस मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर आया था तभी ये आवाज उठने लगी थी कि यही एक मुद्दा है जिसके आधार पर ये दोनों दल वापस एक साथ आ रहे हैं और इसी आधार पर बीजेपी को घेरने की तैयारी है। कितना बड़ा झटका मान रहे हैं आप इस मुद्दे को? जी बिल्कुल, ये बिहार सरकार के लिए फौरी तौर पर एक झटके की खबर तो है ही। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक खंडपीठ ने इस पर अभी फैसला सुनाया है, जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है। और इस फैसले में ये कहा गया है कि इसे फैसले को सुरक्षित रखा गया है और 3 जुलाई को इस पर अगली सुनवाई होनी मुकर्रर हुई है। तब तक डाटा को संरक्षित रखने के लिए कहा गया है। दोनों पक्ष का फैसला सुना गया है। तो अगर हम सरकार की बात करें तो राजद
जो है वो लगातार यह बिहार में दर्शाने की कोशिश करती है कि 80 और 20 की यह लड़ाई है। मतलब वो 80% को यह एहसास दिलाना चाहती है कि आप पर 20% शासन कैसे कर सकता है। वो सीधे तौर पर बिहार में जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद को राजद भी फैलाना चाहती है। और राजद के कई बड़े नेता, खुद लालू प्रसाद यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2015 में कहा था कि यह अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई है। कई मौकों पर वह कहते हैं और दबी स्वर से तेजस्वी प्रसाद यादव भी उसी कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ कहते हैं A to Z की बात, लेकिन जहां भी इस तरह का मसला होता है, क्योंकि आप पिछले बार देख सकते हैं जैसे गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण देने की बात हुई थी, उस पर तेजस्वी प्रसाद यादव से लेकर तमाम राजद ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया था। उन्हें ये जरा भी इस बात की डर नहीं लगी थी कि सवर्ण समुदाय के वोट बैंक इससे आहत होगी और उनको परेशानियां होगी, लेकिन वो कभी इसकी परवाह नहीं करते हैं। उनके लगातार जो मंत्री हैं जिस तरीके का बयान देते हैं, चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, आलोक मेहता हो या तमाम लोग इस तरह के एक बयान देते हुए, पहले एक उनके नेता हुआ करते थे शिवचंद्र राम जो कला संस्कृति मंत्री थे, वो भी खुले तौर पर बोलते थे। इनके तमाम नेता तो तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी में, मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जातीय जनगणना को उन्होंने एक बड़ा आधार बनाया था और वो सीधे तौर पर जो 90 से 100 के दशक में बिहार में जातीय हिंसा हुई है उसी दौर में बिहार को ले जाना चाहते हैं। बिहार को युवा को जात पात के बंधन में डालना चाहते हैं। अगर उनकी जाति के ही कोई युवा है तो उस युवा को वो विकास के पथ पर नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्हें वो उसी जंगल राज के तरफ ले जाना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं आशुतोष जी, मैं आपकी बात समझ गया। अब शर्मा जी से इसी मसले पर ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का विकल्प बचा हुआ है। लोग ऊंचे कोर्ट में जाते ही हैं जब तक उन्हें न्याय की उम्मीद रहती है। आपको लगता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंचेगी और अपने लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि उसकी पूरी कोशिश है कि जातीय जनगणना हो और संख्या के आधार पर तभी नौकरी से लेकर के तमाम चीजों का बंटवारा हो सके। मतलब एक बार फिर जातीय गणित में समाज को बांटने की जो कोशिश है वो फिर से ये कोशिश तेज की जाएगी। आप ये समझ पा रहे हैं कि अगला कदम, अगर हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया है तो अगला कदम सुप्रीम कोर्ट की ओर होगा? जी बिल्कुल, आपका बात कहना सही है पंकज जी। सरकार के पास विकल्प खुले हैं। हाई कोर्ट में डबल बेंच है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। सिमिलरली आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सिंगल जज की बेंच है, डबल है, फिर 5 जजेस बेंच है एंड अपर बेंचेज बनती रहती हैं। तो ये विकल्प तो खुला है, लेकिन मेरा ये मानना है 21वीं सदी का भारत और खासकर मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत बन गया है, जो बन रहा है, अभी भारत निर्माण चल रहा है, उसमें भारत की जनता, खासकर युवा जो कि वोट डालते हैं और रिजल्ट्स को प्रभावित करते हैं, वो बहुत हद तक इस जातिगत जो मत हैं उनसे ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि बहुत सफलता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश को विकास का और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है, जिसमें कि विकास है तो सभी को फायदा मिलता है। अदरवाइज क्या होता है, जब आप जातियों की बात करते हैं तो यादव सरकार है, अगर सरकार में तो सिर्फ यादवों को फायदा मिलता है, मुस्लिमों को नहीं मिलता, सिखों को नहीं मिलता, ईसाइयों को नहीं मिलता, अदर हिंदूज को नहीं मिलता। और अगर कोई मुस्लिम बहुल सरकार है तो मुस्लिम्स को मिलता है, अदर्स को नहीं मिलता। तो अब जो बीजेपी 20 से ज्यादा राज्यों में शासन कर रही है, वो इसी आधार पर कर रही है कि विकास होगा और करप्शन कम होगा और उस विकास का फायदा सबको मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये मुद्दा विपक्ष के लिए तो है, लेकिन वो अगर बीजेपी को उससे कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं और विकास का फल सबको मिलता है, यह सबको मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो भारत का संविधान खुद इस बात को कहता है कि जातियों पर, जातिगत आधार पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका बंटवारा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक बात मैं आपको बड़ी मजेदार बताना चाहता हूँ कि सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर इस बात पर तो जोर दे रही हैं कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमें इसका फायदा मिले, लेकिन कोई पार्टी इस बात का जोर नहीं दे रही है कि भाई हमारी जनसंख्या मान लिया 20% है तो हमने देश के विकास में क्या भागीदारी की है, हमने देश के विकास के लिए कितना टैक्स दिया है। और
अब पिछले 4-5 साल से ये मांग बहुत तेजी से उठ रही है कि आपका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन इस बात पर माना जाए कि आपने देश के विकास को क्या दिया है। दिया है मीन जो सीधा सीधा एक पैमाना होता है, आपने कितना टैक्स दिया है। ये नहीं पैमाना है कि आपने कितनी सब्सिडी ली है, आप देश के रिसोर्सेज के ऊपर कितना बड़ा बोझ बन गए हैं कि आपके पास इतने मुंह तो हैं खाना खाने के लिए, लेकिन इतने जोड़ी हाथ नहीं है श्रम कार्य करने के लिए या देश का विकास करने के लिए। तो ये जो गणित है ये बड़ा ट्रांजिशनल फेज है और बड़ा नाजुक वक्त है। इसका 2-3 साल में हमको पता चलेगा कि हम भारत के लोग, भारत की जनसंख्या का जुड़ाव भारत से कैसे देखते हैं। हम इसके लिए बोझ हैं, इसके संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, शोषण करते हैं, या हम इसके संसाधनों का विकास करने में, भारत का विकास करने में अपना योगदान कैसे दे पाते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। मिश्रा जी से एक क्विक रिएक्शन लूंगा और उसके बाद मुकेश कुमार जी के पास पहुंचूंगा। खबरें कई आ रही हैं, हमारे साथ अभी लॉयर भी जुड़ेंगे जो पूरा उस जो हाईकोर्ट का फैसला है उसका पूरा विश्लेषण करेंगे और समझाएंगे कि आखिरकार कोर्ट ने कहा क्या है। पर मिश्रा जी, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझना चाहूंगा, जातीय जनगणना जाहिर तौर पर समाज को बांटने की कवायद के तौर पे ये देखा जाता है। एक बड़ा वर्ग है जिसको इस तरीके से देखता है, एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि भाई जिसका जितना संख्या है उसको रिसोर्सेज में उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। पर मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप जैसे धार्मिक गुरु संत, समाज भी एक चीज में फेल हो जाता है, वो भी जाति, राजनीति, तमाम चीजों में फंस जाता है और धर्म को इन चीजों से ऊपर ले जाने में कामयाब नहीं होता। और यही बड़ी वजह है कि बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि आप लोग एक तरह की सियासत को फायदा पहुंचाते हैं और इसीलिए आपका विरोध होता है। पंकज जी, ये तो शायद मुझे लगता है कि ये वो लोग कह सकते हैं जो लोग शायद धर्म को वास्तविकता में समझते नहीं, जो लोग संत को समझते नहीं, जो लोग सनातन को नहीं समझते हैं ना, सिर्फ वही लोग ये कह सकते हैं कि संत राजनीति में फंसता है या संत जाति की बात करता है। कौन से शास्त्र में और कौन से धर्म में जाति की बात की गई है? आप हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो धर्म है, वो सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। आप एक बात विचार कीजिए, किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी धार्मिक स्थल पर जब भंडारा किया जाता है तो क्या जाति पूछकर किसी को प्रसाद दिया जाता है? किसी भी मंदिर मठ के अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या संत समाज भी ऐसा मानता है कि जातीय जनगणना सरकार द्वारा की जाने वाली एक ऐसी कवायद है जिससे समाज में विद्वेष फैलेगा और ये सरकार केवल पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा करती है या कर रही है? नहीं, देखिए, संत समाज इस चीज को मानता है कि भारत एक है, भारत अखंड है, परमात्मा सभी में व्याप्त है। जातीय जनगणना करा करके आप अलग अलग लोगों को बांट करके, भाई सोच लिया जाए, जो पहले हमारी जनगणनाएं हुई हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना किया जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, आज कोर्ट ने भी मना किया कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जातीय जनगणना के विरोध में थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जातीय जनगणना के विरोध में थे, तो साधारणतया तो इन लोगों ने विरोध नहीं किया है। संत समाज ने तो हमेशा एक बात कहा है कि जाति पाति में उलझने से अच्छा है जात पात नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि को होई। वो कहते जात पात की तो हम बात ही नहीं करते। श्री रामचरितमानस में तो अभी श्री रामचरितमानस की बात हो रही है, अपने अपने फायदे के लिए लोग कैसे प्रयोग करते हैं इसकी बात नहीं है। लोग राजनीति में फायदा उठाने के लिए उसकी प्रतियों को फाड़ रहे हैं, उसको जला रहे हैं, अनभिज्ञता में पूरे समाज को डाल रहे हैं। शायद उन्होंने श्री रामचरितमानस इतने दोहे हैं, इतने कांड है, वो उनको याद नहीं है। उनको फायदा कैसे लेना है उस पर जरूर प्रयास कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस कहता है साहब कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किसी जाति को, किसी धर्म को तो देखता ही नहीं है। हमारा धर्म कहता है कि परमात्मा सभी में व्याप्त है, मैं बट करके मत रहिए। बिल्कुल मैं समझ गया। और मुकेश जी हमारे साथ
मुकेश जी हमारे साथ लॉयर भी जुड़ गए हैं, जजमेंट क्या है वो भी इनसे पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे उन तक जाने से पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, उसका कितना प्रभाव अब बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं? देखिए भगत जी, इस जो अभी हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दी है कि जातीय जनगणना को लेकर के इन्होंने जो है सो अभी चूंकि स्टे उस पे मत लगा दिया है, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो विपक्षी पार्टी को होगा। मतलब कि चूंकि जो भी सरकार में है, चूंकि आरजेडी को उससे नुकसान होगा। आपको याद होगा कि बीजेपी इस बात के लेकर के कभी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, आपको याद होगा। और जिस समय नीतीश कुमार उसके साथ में थे, नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे उस समय नीतीश कुमार भी इस बात को नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना हो। लेकिन जब इनकी सरकार बनी, जब आरजेडी के साथ ये नीतीश कुमार आए, तो फिर तेजस्वी के सुर में सुर नीतीश कुमार मिलाने लगे, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता था नहीं, कोई चारा था नहीं। चूंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी अपने बलबूते सरकार बिहार में नहीं बनाए, आज तक किसी के सहारे बनाए। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो भाषा होगी, उनकी जो बोली होगी, उस बोली में सीधा सीधी इनका सुर में सुर मिल जाएगा। लेकिन इससे सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को होगा, सीधा सीधा नुकसान चूंकि अभी चूंकि सत्ता में उनको होगी, क्योंकि यही चाहते थे कि जाति जनगणना हो और एक विशेष दल पे हमारी पूरी पकड़ हो, और हम इसको 2024 और 2025, आपको याद होगा कि 2024 के पहले इनकी जाति जनगणना पूरी मतलब होनी थी। और इसी को लेकर के इन लोगों ने एक रणनीति बनाई है 2024 और 2025 को लेकर के, कि इसमें हम एक विशेष जाति पर हम अपना फोकस जमाएंगे। बीजेपी को इससे क्या ये फिर दिक्कत है? बीजेपी का वोट बैंक जो है ये फिर तो है, लेकिन इनका जो होगा आरजेडी का जो वोट बैंक है, उसी को लेकर के ये जाति जनगणना को लेकर के इतना जोर दे रहे थे कि ताकि हम ये उसका 2025 में और 2024 में सीधा सीधी बजाने की बात करें। रुद्र विक्रम सिंह, सीधा मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले ये बता दीजिए कि कोर्ट ने आखिरकार कहा क्या है, और दूसरी बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप राजनीति का भी विश्लेषण करते हैं, आप लॉयर भी हैं और राजनीति का विश्लेषण भी करते हैं, तो क्या ये बड़ा झटका है तमाम वैसी सियासी पार्टियों के लिए जो कि इस मुद्दे पर एक स्वर में बात करने लगी थी? मतलब अगर आप आरजेडी, जेडीयू से कांग्रेस तक के लिए ये आप बड़ा झटका मानते हैं? रुद्र विक्रम सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप अनम्यूट करिए। चलते हैं शर्मा जी से समझने की कोशिश करते हैं। शर्मा जी प्लीज ब्रीफ में आंसर करिएगा इस। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये न केवल आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आज भारत का मतदाता, खासकर युवा, वो देश के विकास और प्रगति के बारे में सोचता है। वो जातिगत समीकरणों से बहुत ऊपर उठ गया है। आप कहीं किसी मॉल में चले जाइए, कहीं किसी कैफे में चले जाइए, कहीं किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, कहीं किसी पार्क में चले जाइए, क्या आपको लोग जाति आधारित झुंड में मिलते हैं? क्या दोस्तियां जाति आधार पर होती हैं? क्या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले जाइए, जितने भी काम है, जो सरकारी ऑफिसेज में काम है, सिवाय जॉब देने के, जहां रिजर्वेशन बना रखा है, जो कि बहुत बढ़ गया है, 10 साल के लिए था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन वो राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए उसको बढ़ाते चले गए। लेकिन उसके अलावा समाज का कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहां कहीं भी जाति का आधार नहीं है, कोई दूसरे की जाति नहीं पूछता है। तो दूसरा कारण यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सोच जो विकसित की है, नेशन फर्स्ट, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश प्रोग्रेस कर रहा है। और एक और आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं, हम लोग मीडिया से जुड़े हैं, मीडिया के छात्र हैं, तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मीडिया कौशल कितना बेहतर है। वो कहीं भी किसी स्टेट में जाते हैं, किसी प्रांत में जाते हैं, तो वहां के लोकल फ्लेवर की बात करते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, रुद्र विक्रम सिंह लूंगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। इसमें क्या है, वो लोकल फ्लेवर की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ वो अपने तमाम उन विकास कार्यों को गिनाते हैं जो कि भारत देश के लिए बड़े माने जाते हैं। तो इस तरह से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
हर जगह के मतदाता को जातिगत और लोकल समीकरण से ऊपर उठकर देश का नागरिक, एक भारत का नागरिक बनने के बारे में प्रेरित करते हैं, जिससे कि ये वाला जातिगत आधारित जनगणना का दाव या जो विपक्ष का जो दाव है वो फेल हो जाता है। जी, मैं समझ गया। रुद्र विक्रम सिंह, क्या इस मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर कोर्ट ने दरअसल क्या कहा है, जरा आप इसको विस्तार से बताएंगे? रुद्र विक्रम सिंह, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है तकनीकी वजहों से हम रुद्र विक्रम सिंह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रुद्र विक्रम सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, ये बात हमने आपसे शेयर की। ये एक बड़ी खबर है, खासतौर पर उन तमाम सियासी पार्टियों के लिए जो इसके जरिए बहुत सारी आगामी रणनीति उन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन ये भी दूसरा सच है कि अगर हाईकोर्ट ने इस पे स्टे लगाया है तो ये पार्टियां सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। एक बार फिर रुद्र विक्रम सिंह हमसे जुड़े, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। रुद्र विक्रम सिंह, हाईकोर्ट ने क्या कहा है जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, अभी जो आप सुप्रीम कोर्ट वाली बात कह रहे थे, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जो शुरुआती तौर पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया था, तो जो पिटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर आप पुनः विचार करिए, क्योंकि जाति जो बिहार में जाति वैमनस्य है और जातियां बहुत विकराल रूप में है, तो आप इसको एक बार फिर से विचार कीजिए। तो फिर हाईकोर्ट ने उस पर वो पिटीशन सुनी और उस पर जो 3 पॉइंट्स पे वो जो बहस हुई थी कि क्या जो ये कमीशन बना है, इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने जो इनको अधिकार प्राप्त है उससे ऊपर जाके कमीशन बनाया है। तीसरा, क्या ये बियॉन्ड द लॉ है? दूसरा, क्या ये बियॉन्ड द लॉ है? तीसरा ये कि क्या किसी के प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है? जो पिटिशनर ने ये 3 बातें कही थी। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये माना है कि ये वाकई में अगर किसी की प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, और इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने अभी जो इंटरिम तौर पर इस पे स्टे लगाया है। हालांकि अभी ये इंटरिम स्टे है, अभी पूरी बहस होगी, उस पे आगे भी ये पिटीशन चलती रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल इंटरिम स्टे इस पे लग गया है। अच्छा, तो ये इंटरिम स्टे है, मतलब आगे सुनवाई और भी इस पर हाई कोर्ट में ही हो सकती है? बिल्कुल, वो हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और इंटरिम स्टे को चैलेंज करने के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो रेस्पोंडेंट है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है कि जो इंटरिम स्टे लगा है उसको वैकेट किया जाए। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। बाकी की जो सुनवाई है वो सुनवाई वो चलती रहेगी। नहीं, लेकिन आप मुझे जरा एक बार फिर से विस्तार से बताएंगे कि इंटरिम स्टे लगाने का आधार क्या हाई कोर्ट ने दिया है? क्या इसलिए कि जो बॉडी बना करके जातीय जनगणना कराए जाने की बात है उसको लेकर के हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है, या जो आप कह रहे थे कि विद्वेष की भावना होगी और ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगाया है? देखिए, 3 बातें जो मैंने बताई कि 3 बातें हैं उसमें। जो 3 बातों पे जो मुख्य आधार था पिटीशन का, कि एक तो जो ये जो कमेटी बनी है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, क्या वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है इस तरीके की कमेटी बनाना, इस तरीके की कमेटी बनाकर सेंसस कराना, इस तरीके की जाति जनगणना कराना। जबकि देश में ऑलरेडी आर्टिकल, हमारा संविधान है, संविधान जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 से लेकर 21, ये जो भी हमारे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये सारे आर्टिकल जो बात करते हैं आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 20 तक। तो क्या ये मतलब एक तो ये मसला था। दूसरा कि जो लॉ अवेलेबल है उस लॉ को कहीं भी इन्होंने इन्फ्रिंजमेंट किया है स्टेट गवर्नमेंट में, कि आप बियॉन्ड द लॉ जाके आपने ये कमेटी गठित कर दी और आपने कहा कि आप जाके जाति जनगणना करके आइए। तीसरा जो सबसे मुख्य आधार था,
जो पिटिशनर का, कि ये हमारे जो राइट टू प्राइवेसी हमको आर्टिकल 21 देता है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी हमको देता है, उसका हमारा इन्फ्रिंजमेंट है। वो अगर हमसे कोई ये इस तरीके की जानकारियां लेके जा रहे हैं तो ये हमारा, क्योंकि ये मेरा अधिकार है कि मैं आपको डिटेल अगर मुझे बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि हम अपराधी नहीं है। एक अपराधी को उसकी डिटेल रिवील करना जरूरी है, लेकिन अगर मैं चाहूं कि मुझे डिटेल देनी है नहीं देनी, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने ये बात हाईकोर्ट में कही थी कि ये जो जाति जनगणना है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, जिसको अगर जो नहीं देना चाहेगा वो उसकी डिटेल हम जबरदस्ती नहीं देंगे। ये बात भी हाईकोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन शायद उस बात को भी सरकार ने नहीं माना, क्योंकि सरकार कहती तो है कोर्ट में कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसमें कुछ तरीके की, क्योंकि लोगों के मन में, जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे उनके मन में कुछ तरीके की भ्रांतियां हो जाती हैं कि अगर हमने डिटेल नहीं दिया तो हो सकता है सरकार हमको कुछ सुविधा न दे। बहुत सारी जो आपको पता है कि गांव में बहुत तरीके की सुविधाएं होती हैं और गांव में किस तरीके की बातें फैलती हैं। मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि समय की कमी है। एक चीज समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगाया है और कहा यह जाता था कि 2024 से पहले जनगणना कराया जाएगा, ये पॉलिटिकली सूट करता है महागठबंधन की सरकार को। आप क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा संभव हो पाएगा? देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट वेकेट कर दे, हो सकता है बहुत ज्यादा संभावना है कि वेकेट ना करे, क्योंकि लोकहित ही पुनर्विचार। सुनिए ये बाइट में क्या कह रहे। लोकहित याचिका पर सुनवाई करके अंतिम जो फैसला दिए हैं, इंटरिम ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सर्वे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई, फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गणना पर रोक लग गई है, नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट बेस्ड सेंसस में जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट किया बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है। तो बिल्कुल आपने सुना, हाईकोर्ट ने माना ये कानूनी रूप से गलत है, बिना कोई स्टैट्यूट के ये प्रोसेस शुरू किया गया और अभी तक जो जनगणना की भी गई है उस सारे रिकॉर्ड को की प्राइवेसी को मेंटेन रखना है। ये कोर्ट ने सरकार को हिदायत दिया है। मतलब साफ है कि जैसा कि अभी वकील साहब बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगली सुनवाई 3/7/2023 को होगी और अभी तक के पूरे प्रोसेस की प्राइवेसी को बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। मतलब ये भी है कि जिस प्रीमाइस पे ये जातीय जनगणना शुरू की गई है वो सही नहीं है। कास्ट, क्रीड और रिलीजन, तमाम चीजों को एक्सपोज किया जा रहा है। ये तमाम बातें अभी वकील बता रहे थे। मतलब साफ है कि जातीय जनगणना को लेकर के तमाम पेचीदगियां आगे भी सामने आएंगी, क्योंकि सुनवाई जारी रहनी है। पर इतना साफ हो गया है कि इंटरिम स्टे 3/7/2023 तक कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो रुद्र विक्रम सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुकेश कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट आपका, आशुतोष कुमार जी आपका, एंड डॉक्टर एसके शर्मा जी आपका, तमाम लोगों का इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।